हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या चाल है? कैसे हैं भाई साहब? मजे में, राजीव किशन, आनंद मंगल। सबसे पहले अनअकैडमी का आस्क टीचर जो अनअकैडमी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है। आप एक साथ 3 सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सोल्यूशन का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्राइबर हैं उनको मौका मिलता है अपने मेंटर के साथ वन टू वन लाइव मेंटरशिप का। प्लीज लोड बुक करके अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में एग्जाम प्लानिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते भाई साहब। चलिए, स्वागत है आपका। ठीक से आपको आवाज आ रही है? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं भाई साहब? हाँ, गाँव में आगे बात। चलिए, तो अरे ससुराल भी नहीं है यार, गाँव में बैकग्राउंड देख करके समझ जाएगा यार। अच्छा, ये सबने बोलना बंद कर दिया, बस आप ही बोल। अच्छा ठीक है, हम भी आदत पड़ी हमारी। चलो, आदत पड़ी हमारी। अच्छा सर, तो भाई साहब शुरू करते हैं। हम शायद कहाँ तक आगे थे? कार्डिनल पॉइंट का कंसेप्ट बता दिया था मैंने। आज निपटा देंगे इस चैप्टर को। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहे थे सर। तो लॉ ऑफ मिनिमम मैंने समझाया था आपको, है मैं लॉ ऑफ मिनिमम समझा रहा था भाई साहब आपको। ठीक, ये लॉ ऑफ मिनिमम दिया था साहब लीबिग साहब ने, और लॉ ऑफ मिनिमम का ही मॉडिफिकेशन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ ऑफ मिनिमम दिया था साहब लीबिग साहब ने, और लॉ ऑफ मिनिमम का ही मॉडिफिकेशन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 9:45 पर फिजिकल की क्लास है, रिवीजन कोर्स जाऊंगे भाई साहब, ये आप डिसाइड करो। 1 मिनट। हाँ, राम राम। अरे बिना तुम सब मुझे शाम को खाने से पहले है ना, आवाज को शाम की कि मेरे को तो क्या मैं कहता हूं बाहर घर काम बाहर ना। चलिए साहब आ जाओ। अरे क्या हो गया यार? चलो आ जाओ। अरे ये डाउट लिया था मैंने, ये डाउट लिया, जो डाउट आई नहीं रही है, देखो ये डाउट लेते पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आगे। ये भाई साहब कई लोगों ने सवाल पूछा है, मतलब ये वही, मुझे लगा आपके पास समझ में आ रही होगी कि सेल्फ अंडरस्टूड है साहब। ये जो आपने कहा 18 एक्टिव 12 एंटीपेस्ट कहाँ से है? कहाँ से है ये 18 एक्टिव 12 एंटीपेस्ट? ये जो C3 में चला रहे हैं कहाँ से है? अरे आए कहाँ से? काम आए यहाँ, तो आए कहाँ से? लाइट रिएक्शन से आए। सर यहाँ थ्योरेटिकली 6, तो यहाँ 6 एंटीपेस्ट, तो सर यहाँ तो 18 12 चाहिए। तो अरे यार 2-4 बार ज्यादा चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? लाइट रिएक्शन है। ये ऐसे जो अपन रिएक्शन लिखते हैं 6CO2 12H2O C6H12O6 ऐसा, मतलब पूरे दिन में प्लांट बस यही करता है, क्योंकि सीएम सर ने रिएक्शन से समझाया फोटोसिंथेसिस, तो 6 CO2 बस इतना ही करना है अपने को, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सीएम सर पढ़ा रहे तो उन्होंने 6 CO2 लिखा है, तो 6 ही करना है अपने को, इससे ज्यादा करना नहीं है। भाई साहब ये सब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, ये सब सिद्धांतिक गणनाएं हैं। ये थोड़ा कॉमन से कोई काउंट कर सकता है कि प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया? इतने सारे बच्चों ने सवाल पूछा मेरे से, कोई काउंट कर सकता है कि कितना फोटोसिंथेसिस किया, कितना ग्लूकोज बनाया, कितनी लाइट रिएक्शन चली? ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं सर, ठीक है ना? क्या है अमाउंट? वेरी गुड, ज्यादा। चलो आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, अभी आ जाओ। मैं एक बार जल्दी से लॉ ऑफ मिनिमम को रिफ्रेश कर देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कहता है साहब? व्हेन वाइटल प्रोसेस अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स द रेट ऑफ प्रोसेस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना? हमने समझने के लिए ले लिया था साहब प्रोसेस कौन सा, तो प्रोसेस ले लिया था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, वाटर है, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको समझाया था
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ए से लेकर बी तक फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है? जल्दी बोलो, अब मोड में आ जाओ बिल्कुल। बी तक फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है, जल्दी बोलो, अब मोड में आ जाओ बिल्कुल। ठीक है, बताइए इनमें से किसके कारण? यहाँ से फैक्टर लिखा हुआ है या फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, किसके कारण? अरे भोंट आल कैसे होगा? या तो बोलो पता नहीं, या फिर इतना बोलो पता नहीं, बोलना भी ठीक नहीं। ये बोलोगे सर इन सब में जो सबसे कम है, इन सब में जो सबसे कम है, और जिसके बढ़ाने से जो बढ़ा, जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी तो रेट बढ़ी, ठीक है ना? तो साहब बी से लेकर सी तक बढ़ रही है, साहब बढ़ रही है, इसके कारण साहब जो कम है। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया था लाइट, और मैं अगर कहूँ ए से लेकर बी तक किसके कारण बढ़ी साहब, झट से कह देंगे आप लाइट। बी से लेकर सी तक किसके कारण बढ़ी साहब, आप कह देंगे लाइट। अब जरा गौर से देखो कि यहाँ तक लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ गई। इसके बाद अब लाइट तो बढ़ रही लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? तो मैंने कल आपको ये सिखाया था कि नाउ लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद नाउ लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर या नॉट रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट इज सम अदर, कोई दूसरा फैक्टर है जो रेट को डिटरमाइन कर रहा है। इस इंस्टेंट पर मान लीजिए प्लांट को लाइट की अवेलेबिलिटी बढ़ाई रखी आपने। अच्छा यहाँ ये मत बोलिए कि ऑप्टिमल लाइट होगा, ऑप्टिमल लाइट बोलना उचित नहीं, आपको फिर पता है ऑप्टिमम कितनी, समझ रहे हैं? तो आप ये कहें कि बेटर टू से कि द लाइट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। इस इंस्टेंट पर मान लीजिए आप जो है प्लांट को CO2 का अवेलेबिलिटी बढ़ा, रेट में कोई चेंज नहीं आया। टेम्परेचर का अवेलेबिलिटी बढ़ा, रेट में कोई चेंज नहीं आया। वाटर का अवेलेबिलिटी बढ़ा तो रेट बढ़ गया। तो सी से लेकर डी तक व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर? वाटर, जो निश्चित रूप से अदर फैक्टर की तुलना में कम था, और जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी, और जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी तो प्रोसेस रेट भी बढ़ी था। ये समझ में आ गया? अभी पता चल जाएगा आएगा। अब देखो इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर की बात है, और शुरू से आपको समझा रहा हूँ मैं, इकोलॉजी पढ़ाया था तभी समझाया था मैंने। यार देखो एनवायरमेंटल फैक्टर 24 घंटे वर्ष भर जीवन पर्यंत एक जैसे नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं सब, ठीक है ना? 24 घंटे बदलते रहते हैं, लाइट बदलती रहती है, टेम्परेचर बदलता है, वाटर की अवेलेबिलिटी बदलती रहती है सब। CO2 जरूर कांस्टेंट है, आप मान लीजिए एटमॉस्फेयर में CO2 जरूर, बाकी तो सब बदल रहे हैं। तो यार वो बदलेगा तो प्रोवाइड करेंगे। अब आप अपना दिमाग लगाएं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है? ये है आज सुबह 7 बजे जब आप उठ गए थे, जाग गए थे, ये कह रहा था मैंने जगह मतलब मान लिया मैंने जाग गए थे, ठीक है? सुबह 8 बजे 7 बजे जब आप जाग गए थे, क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे? कर रहे थे ना? क्या प्लांट के फोटोसिंथेसिस को सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित कर रहे थे? तो मुझे बताइए सुबह के 8-7 बजे प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर या कौन सा था? तो सारी जनता बोल रही है एक सुर में सनलाइट, ठीक। अरे मैं तो आपके आसपास की बात कर रहा हूँ साहिन, आप डिपेंड ऑन प्लेस, प्लेस छोड़ो, प्लेस बता दिया ना, आपके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। वहां क्या अंटार्कटिका में रहे हो क्या? डिपेंड ऑन प्लेस, हाँ आपके आसपास की बात बताओ आप, ठीक है? तो बताइए सबने एक सुर में कहा था कि सनलाइट, इसका मतलब सुबह 7 बजे ये देखो, और फिर ऊपर से इन्होंने कहा CO2, बताओ CO2। अरे CO2 तो वैसे ही वेरिएबल नहीं है, CO2 तो क्या है यार, हद्दी है भाई। अरे भैया दिमाग यहाँ रखो, और लगता है आपने मेरी पिछली क्लास में देखी है, देख लो उसको। तो साहब हाँ ये लाइन बाय लाइन वाले बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक, ये लाइन बाय लाइन वाले एनसीईआरटी पढ़ के आए, लाइन बाय लाइन, वहां जो लिखा हुआ है उसका कोई मतलब इनको पता नहीं है, और भाई साहब चल रहा है थ्योरेटिकली कुछ भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? नो अरे इधर सबने कहा कि सनलाइट, इसका मतलब पहली बात इतना तो सबको समझ में आ रहा है, सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई रेट डिटरमाइनिंग, सबने कहा लाइट, इसका मतलब सुबह के 7 बजे लाइट कम थी, है? और अगर सुबह के 7 बजे बाद जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा होगा, ये इंटेंसिटी बढ़ी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा होगा। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग, और ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आ जाओ इधर, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब भाई साहब जो डिफरेंस है ना, मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी में ही उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम को ही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोल दिया। ये डिफरेंस अच्छे को समझ में नहीं आया और अच्छे नहीं समझा पाए, आपको ये डिफरेंस समझना है। आइए जरा इसको समझने के लिए अब जो जितना सिखा देना उतना तो आप लगाओ दिमाग, ठीक है? क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं लैंग्वेज में, हिंदी में। व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द रेट ऑफ प्रोसेस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, और द रेट ऑफ प्रोसेस विल चेंज ऑन द चेंज इन द फैक्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, ठीक। हिंदी में लेता हूं, जब किसी जैविक प्रक्रम को एक से अधिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण कारक प्रभावित करते हैं तब प्रक्रम की दर को निर्धारित करने वाला कारक वह होता है जो सबसे कम है, वो जिसके बढ़ाने से प्रक्रम की दर बढ़ जाती है, उसे कहते हैं सीमाकारी कारक लिमिटिंग फैक्टर। वही सवाल ए से लेकर बी तक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस लिए फैक्टर अफेक्टिंग ये सारे लाइट टेम्परेचर वाटर से, ए से लेकर बी तक प्रोसेस की रेट बढ़ रही है, बताइए किसके कारण?
तो अब इतना तो बोलेंगे ना, आप ये मत बोलो पता नहीं, कुछ भी मत बोलो, मोटो ये बोलो सर जो सबसे कम है यार, आप ये मत बोलो कुछ भी, तो सर जो सबसे कम है। एक मिनट के लिए मैं लिख दिया लाइट, मैं लिख दिया लाइट, तो अब क्या बोलोगे लाइट, ठीक है। अब साहब ऐसे लेकर भीतर लाइट बढ़ने से रेट बढ़ी, तो यहाँ तक बढ़ी रेट, देखो अब इसके बाद लाइट में चेंज आ रहा है, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ यहाँ के बाद लाइट इज नॉट रेटेड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा भेजा यहाँ चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ इस बात समझना, अच्छे को समझ में नहीं, अच्छे नहीं समझ पाएगी। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या आता है, मिनिमम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या आता है। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट बी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, तो बोलो यस, समझना बात को, कि इस पॉइंट बी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, तो बोलो यस, यस भाई इस इंस्टेंट पर तो यही रेट है मैक्सिमम, इस इंस्टेंट पर तो यही रेट है मैक्सिमम। और बेटा आकाश, मेरी पर्सनल सलाह है तेरे को, तो कंटिन्यू मेरी क्लास में मत जा, मेरी क्लास छोड़ के, बहुत पछताएगा अगर क्लास छोड़ जाए, क्योंकि ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, जो फैक्टर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो तभी समझ में आएगा जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और नहीं तो नहीं, फिर तेरी मर्जी है। हाँ तेरे को बोल रहा हूँ तो मैं चला जाऊँ 9:45 पर क्लास रिवीजन की, तो मत जा, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ और कर लेना, ये अभी जो मौका मिल रहा है वो नहीं मिलेगा बार, ठीक है ना। मैं तो कंटिन्यूस रहता है इसलिए कह रहा हूँ तेरे को, कोई और होता तो नहीं कहता। आगे इन्होंने यही कहा, ब्लैकमैन साहब ने यही कहा कि जब आप किसी प्रोसेस की रेट को देखते हैं, तो जिस इंस्टेंट पर आप देखते हैं, उस इंस्टेंट पर आप उस प्रोसेस की रेट को मैक्सिमम माने। तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, बोलो इस पॉइंट बी पर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम है कि नहीं है। अब लगाओ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इस इंस्टेंट पर व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, अपने अधिकतम दर पर हो, जीवित प्रकार, अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक से अधिक भारी वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो, तो रेट डिटरमाइनिंग होगा जो सबसे कम है। इस इंस्टेंट पर आपने लाइट को बढ़ाया, रेट में कोई चेंज नहीं आया। इस इंस्टेंट पर प्लांट को अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 बढ़ा, रेट में कोई चेंज नहीं आया। ये आपने बढ़ाया मतलब CO2 बढ़ेगा नहीं नेचुरली, क्योंकि कांस्टेंट रहता है CO2, आपने बढ़ाया मतलब। टेम्परेचर बढ़ा, रेट में कोई चेंज नहीं आया। वाटर बढ़ा, रेट बढ़ गया। तो बी से सी तक व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, वाटर, जिसकी अवेलेबिलिटी अदर फैक्टर्स की तुलना में कम थी और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी, तो प्रोसेस की रेट बढ़ी, ठीक। अब अगर फिर मैं कहूं कि इस इंस्टेंट सी पर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम है, तो बोलो यस, लगाओ फिर से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, उन्होंने ये कहा जिस इंस्टेंट पर आप बात करें उस इंस्टेंट पर प्रोसेस की रेट को मैक्सिमम माने। वो क्यों कहा, थोड़ी देर समझ में आएगा आपको क्यों ये बात कहनी पड़ी उनको, अभी समझ में आएगी। प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, उन्होंने ये कहा जिस इंस्टेंट पर आप बात करें उस इंस्टेंट पर प्रोसेस की रेट को मैक्सिमम माने। वो क्यों कहा, थोड़ी देर समझ में आएगा आपको क्यों ये बात कहनी पड़ी उनको, अभी समझ में आएगी। व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रेट डिटरमाइनिंग कौन, तो इस इंस्टेंट पर लाइट को बढ़ा रखा है, रेट में कोई चेंज नहीं आया। CO2 को आपने बढ़ाया, रेट में कोई चेंज नहीं आया। वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ी, रेट में कोई चेंज नहीं आया। टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी बढ़ी, रेट बढ़ गया। सी से डी तक व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, आपने कह दिया जो निश्चित रूप से अदर फैक्टर की तुलना में कम था और जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी, और जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी तो प्रोसेस की रेट बढ़ी, वो समझ में आएंगे। तो जो सबसे कम होता है अदर फैक्टर की तुलना में, और अगर उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी तो प्रोसेस की रेट बढ़ जाती है। आगे समझ, अभी पता चलेगा है कि नहीं है, अभी पता चलेगा अभी आएंगे, अभी पता चल जाएगा क्या है। आज सुबह 7 बजे आप जाग गए थे, ठीक, और आप जहां भी वहीं की बात कर रहे हैं। क्या सुबह की 7 बजे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे? नो, सुबह की 7 बजे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, क्या वो अपनी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे? जिन्होंने भी कहा ना, तो अभी आपको बात समझ नहीं है। जिन्होंने भी कहा ना, इसका मतलब बात समझ में, मैं यही तो कर रहा हूँ कि देखो एक थ्योरेटिकल चीज बोलना अलग चीज होती है, उसको प्रैक्टिकली समझना अलग चीज होती है। मुझे बताओ, मैंने अभी जो पूछा कि आज सुबह 7 बजे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कि अपनी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। हाँ, उस इंस्टेंट पर तो वही मैक्सिमम रेट थी उनकी। मैंने ये थोड़ी कहा दिनांक 10 मई 2022 को प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस किया उसकी मैक्सिमम रेट सुबह की 7 बजे थी। अरे भाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी, एनवायरमेंटल फैक्टर अलग अलग होते भाई। ये सुबह 7 AM का ग्राफ बनाया आपने, तो ऐसा आएगा। 10 AM का बनाओगे तो शायद ऐसा आएगा, तो ऐसा आएगा। 10 AM का बनाओगे तो शायद ऐसा आएगा। 1 बजे का बनाओगे तो आप शायद ऐसा आएगा। अब 7 AM तो इस इंस्टेंट की बात करो तो इस इंस्टेंट पर भी मैक्सिमम है। 10 बजे की बात तो इस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर तो जो अवेलेबल फैक्टर है उसी में तो मैक्सिमम रेट है ना उसकी। 1 बजे बनाओगे तो 1 बजे के इंस्टेंट पर हो सकता है, फिर दिन में 3 बजे ये यूं मिला, पता चला बहुत भयानक बादल छा गए भाई साहब, तो पता चला सुबह 7 बजे वाले से कम रेट थी। लेकिन जब मैंने कहा कि 3 बजे मान लीजिए, तो उस इंस्टेंट पर तो यही मैक्सिमम थी जो अवेलेबल फैक्टर थे उनमें। राजकुमार अभी नहीं समझ में आया, अभी समझ में तो आएगा जब मैं इसको अप्लाई कराऊंगा। अभी नहीं आया समझ में, अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि क्यों उन्होंने कहा कि इस जिस इंस्टेंट की आप बात करते हैं उस इंस्टेंट पर जो अवेलेबल फैक्टर है, उन अवेलेबल फैक्टर को वही तो उसकी मैक्सिमम रेट होगी। सुबह 7 बजे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो फोटोसिंथेसिस रेट मैक्सिमम थी कि नहीं बताओ?
ठीक नहीं थी बताओ आप? थी ना? उस समय जो अवेलेबल फैक्टर थे उन अवेलेबल फैक्टर में तो वही उसकी मैक्सिमम रेट थी। मैंने ये थोड़ी कहा कि आज दिनांक 10 मई 2022 को प्लांट जो प्रोडक्ट थे उसकी मैक्सिमम रेट सुबह 7 बजे। ये करने के लिए तो फिर आपको 8-10 बार कम से कम रेट को देखना पड़ेगा। और जब आप अलग अलग टाइम पर देखेंगे ना, सुबह 7 बजे का ऐसा आया, 10 बजे का ऐसा आया, 1 बजे का ऐसा, 3 बजे, फिर आप कह सकते हैं कि आप दिन में 1 बजे से ज्यादा थी। लेकिन आप तभी तो डिस्कस निकालोगे दिन में 1 बजे से ज्यादा थी क्यों? क्योंकि आपका 7 बजे वाला ग्राफ है, आपका 10 बजे वाला ग्राफ। समझ रहे हो बात को? अरे भाई एमएस अभी शांति रख रहे हैं, आज जो सिखा रहा हूँ वैसे तू दिमाग मत लगा, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, दिमाग मत खराब करो मेरा, कुछ आता जाता है नहीं तुमको, है ना? और फालतू का गोबर छाप दिमाग लगा रहे हो, जैसे सिखा रहे हो वैसे तो सीख नहीं रहे हो, मत लगाओ इधर दिमाग यार, जैसे सिखा रहे हो सीखो यार, फिर वो चीज नहीं पकड़ पाओगे जो समझाना चाह रहे हैं। भाई जिस इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर जो अवेलेबल फैक्टर है उन फैक्टर की कंडीशन में वही उसकी मैक्सिमम रेट। मैंने कहा सुबह 7 बजे प्लांट प्रोडक्ट दे, हाँ अपनी मैक्सिमम रेट कर रहे थे, हाँ उस इंस्टेंट पर तो यही मैक्सिमम रेट। नो, अगला सवाल, क्या सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको प्रोवाइड कर रहे थे? अब मुझे बताइए सुबह 7 बजे रेट डिटरमाइनिंग एयर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लाइक अभी भी जवाब वही है। अभी 5 मिनट पहले मैंने ये सवाल पूछा था, तब भी वही जवाब था कि सनलाइट। जवाब अभी जब मैंने मिनिमम में लगाया तब भी आपका जवाब लाइट ही था, लिमिटिंग फैक्टर लगाया तब भी आपका जवाब लाइट था। डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि जिस स्टैंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने कहा कि बी, तो इस बी स्टैंड पर प्रोसेस रेट को क्या माना जाए? मैक्सिमम। हमने कहा सी, तो इस सी स्टैंड पर प्रोसेस रेट को क्या माना जाए? डी, तो इस डी स्टैंड पर प्रोसेस रेट को क्या माना जाए? तो बस ये लॉ लिमिटिंग फैक्टर। और जब आप इसको मैक्सिमम नहीं कहा तो लॉ मिनिमम। क्या अंतर है? ये अंतर है, ये अंतर है, देखो ये अंतर है, ये लॉ मिनिमम हो, ये लॉ मिनिमम हो गया। ए से लेकर बी तक रेट बढ़ रही है, कहाँ पे, किसके कारण? रिजर्व जो सबसे कम है। यहाँ लाइट लिखा हुआ है, मैं इसको बिठा, अब अगर मान लो मैंने लाइट नहीं लिखा तो क्या कहें? ए से बी तक रेट, हाँ किसका रेट सबसे कम है। तो मैंने कहा बी से सी, तो क्या बी पर प्रोसेस रेट मैक्सिमम है? यस, तो जैसे का मैक्सिमम तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो, और नहीं कहा तो मिनिमम। इतना सही समझ में आया? समझ में आया? अब पता चलेगा। अब इसको अप्लाई कर, क्यों ये कहा हमने, क्यों महत्वपूर्ण है ये बात, ये जोड़ना इतना सा पॉइंट कि व्हेन वाइटल प्रोसेस इट एट इट्स मैक्सिमम रेट। रहमत, वो एनसीईआरटी में जो फैक्टर है ना, फैक्टर उसमें जो CO2 वाला पैराग्राफ है, CO2 वाला पैराग्राफ वो बता दे, वो भेज दे, और एक वो भेज दे, वो एक क्वेश्चन है पीछे, एक जो ग्राफ दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बगल में जो ग्राफ दिया, पहले उस ग्राफ को समझाता हूं फिर मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। रहमत नहीं है, कोई और भेज दो यार, कोई और भेज दो, कोई और भेज दो, बढ़िया भेज दो। वो पीडीएफ का भेजना, पहले उसको समझा देता हूं मैं, फिर आता हूं दूसरे पर। और क्वेश्चन नंबर वो पीछे, उसके पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो ग्राफ है ना जो एनसीईआरटी का ग्राफ है, उसके पीछे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले वो समझा देता हूं फिर उसके बाद दूसरे पर आता हूं। एक वो ग्राफ वाला पन्ना भी भेजो। ये ग्राफ वाला पन्ना साफ भेजो, ग्राफ वाला। हाँ ये ठीक है, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, आगे बस आगे आगे आगे, पहले ग्राफ वाला लेते हैं, आ जाओ। अब मत भेजो, बस आगे बहुत बड़े, आ जाओ। अब मत भेजो प्लीज। अच्छा इसमें क्वेश्चन है, वो पीछे वो क्वेश्चन वाला तो भेजा ही नहीं, इसके पीछे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वाला तो भेजा ही नहीं यार, वो एक्सरसाइज में है, पीछे चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें है, वो क्वेश्चन भी भेजो, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है यार, ये जल्दी से भेज दो यार। पीछे इस पर जो क्वेश्चन पूछ सके ना एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन भेजो। अब पेज नंबर, हाँ ये रहा, बस आ गया, बस अब मत भेजो, अब मत भेजो, बस अब मत भेजो, आगे आगे चलो आ जाओ। अरे मत भेजो बस, पहले तो ग्राफ देखो, लॉ ऑफ मिनिमम लगा लो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगा लो। आगे ग्राफ ये देखो, यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ, जल्दी देखो क्या लिखा हुआ, लाइट इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, आ जाओ। नो, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, फिगर 13.10 शो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एट व्हिच पॉइंट और पॉइंट्स ए बी सी इन द कर्व लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। बताइए ए बी सी किस पॉइंट पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है इस कर्व में? ए पर है लाइट लिमिटिंग फैक्टर, बी पर है लाइट लिमिटिंग फैक्टर, यस, सी पर नहीं। इधर आओ। अब कई, तो पहले तो मैं बताऊं आपको, कई जनता क्या कर रही है, कई जनता सवाल का जवाब दे रही है कि ओनली ए, ओनली ए, कई जनता इसका जवाब दे रही है ओनली ए। इसका मतलब उनको ग्राफ देखना नहीं आता। ए पॉइंट यहां तक है ना, ए पॉइंट यहां तक है और बी यहां से शुरू है, बोलो बी पर रेट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? प्राची दिमाग मत लगाओ, सब ये नहीं आता समझ में, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मिनिमम, इसलिए फालतू दो पर सवाल चल रहे हैं। इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, किन पॉइंट्स पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, कि ए और बी। ठीक है, नो, दूसरा पॉइंट, व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर्स इन रीजन ए टू लाइट। नो, व्हाट डू, ये तो आएगा लाइट, व्हाट डू द सी एंड डी रिप्रेजेंट,
सी एंड डी, पहले तो सी बताओ, सी क्या दिखा रहा है, सी क्या दिखा रहा है? अच्छा डी क्या दिखा रहा है? डी, डी क्या दिखा रहा है? डी, डी क्या दिखा रहा है? डी क्या मैक्सिमम, क्या क्या मैक्सिमम, कौन है ये मैक्सिमम? मैक्सिमम क्या चीज? मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम राजकुमार फोर्ट, इसलिए कहा था मैंने उत्साह में मता, मैक्सिमम लाइट है ये डी, इसलिए कार्डिनल पॉइंट सिखाया था तुमको, डी रेट। भाई साहब तुम सच सच बताओ, वो फिजिक्स में वो जो ग्राफ आते हैं तुम्हारे, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये बोला वो बोला क्या बोला, वो कैसे समझ में आते हैं तुम्हारे हैं? मतलब वो कैसे भोटो, तुम्हारे को इतना सा समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, लाइट इंटेंसिटी, तो इस डी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट लिखा हुआ है। आप ए को मिलाओगे तो किससे मिलाओगे? एक्स एक्सिस पे मिलाओगे। बी को मिलाओगे तो एक्स और वाई दोनों मिलाओगे। सी को मिलाओगे तो किस पे मिलाओगे? तो वाई पे मिलाओगे। ये डी पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे। कुछ भी गोबर किए जा रहे हो भाई साहब। पहले तो मुझे बताओ सी को क्या कहना चाहिए? सी को कहाँ मिलाओगे? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो अब बताओ सी क्या होगा? सी क्या होगा? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुमको पता है ये दुनिया क्यों उल्लू बना रही है? ये इतने सारे जो फर्जी लोग चल रहे हैं ना कोचिंग में, ये तुम जैसे बच्चों की वैसे चल रहे हैं, जो अपने दिमाग का ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कोई उल्लू बनाएगा, कोई भी कुछ कहेगा, आप मान लो। अब आप लगाया आपने दिमाग, यार सी को तो वाई एक्सिस पे मिलाऊंगा, दोनों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में यही स्थिति है। सी को मैं वाई एक्सिस पे मिलाऊंगा तो सी क्या दिखा रहा है? तो सी क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब डी पर आओ। डी क्या दिखा रहा है? डी क्या दिखा रहा है? लाइट इंटेंसिटी। लेकिन कौन सी लाइट इंटेंसिटी? कौन सी लाइट इंटेंसिटी? ऑप्टिमम मत बोलो भाई साहब, ऑप्टिमम कोई जरूरी नहीं है वो। इतना सिखाया उसके बावजूद भी the light intensity which is now not the limiting factor. ये यहां तक, ये बड़ा, ये रेट बड़ा, 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 नाउ डी either say optimum light intensity or the light intensity now which is not rate determining. एक तो जब भी कोई ग्राफ के क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं मुझे तो आश्चर्य होता है, तुम कैसे फिजिक्स के वो जाने कौन कौन से ग्राफ समझते होंगे। तुमको सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे, क्या मतलब यार, गजब कर रहे हो यार, हद कर रहे हो यार, मतलब हद हो गई। ये तो 8वीं क्लास के बच्चे को पूछूं यार डी क्या दिखा रहा है, डी से लाइट इंटेंसिटी दिखा रहा है, तो वो बोल देगा। सी क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ, तो कुछ भी। प्लीज आ जाओ, समझ में आया? अरे इक्वेशन की बाहर में, इधर आ जाओ, इधर। ये समझ में आया नहीं है? ये आ गया समझ? सी क्या है? तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और डी क्या है? तो या तो ऑप्टिमम लाइट या फिर नाउ लाइट इज नॉट। और इसके बाद भाई साहब हमें बताओ क्या पढ़ा रहे हैं? जनता क्या पढ़ा रही है? ऑफलाइन में क्या पढ़ा रही है, ऑनलाइन में जनता क्या पढ़ा रही है? जनता पढ़ा रही है भाई साहब सी लाइट इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग। सी को बोल रही है लाइट इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग। और फिर क्या बोल रही है? क्लोरोफिल इज लिमिटिंग फैक्टर। क्लोरोफिल इज लिमिटिंग फैक्टर। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को ये बोलते हुए क्लोरोफिल इज लिमिटिंग फैक्टर। अरे भैया पहली बात तो लोग लिमिटिंग फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स के लिए होता ही नहीं है, वो तो होता ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा फिर उसमें पता तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं कि क्लोरोफिल लिमिटिंग फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और जिससे क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फिर देखो कौन बना, ये और बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन। तो अगर क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो फिर ये रेट कांस्टेंट रहेगी। अगर क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या ये रेट कांस्टेंट रहेगी? तो क्लोरोफिल तो, क्योंकि आप तो क्लोरोफिल तो आपके बढ़ाने तो पड़ेगा नहीं, क्लोरोफिल तो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है नहीं है। आपने क्लोरोफिल, मैं अब इसमें क्लोरोफिल बढ़ा दूंगा, क्लोरोफिल की कमी आ गई, मैं अब इसमें क्लोरोफिल बढ़ा दूंगा और इससे फिर क्या रेट कांस्टेंट रहेगा? क्या क्या कुछ भी बकवास किए जा रहे हो यार। समझ में आया? समझ में आ गया? आ जाओ अब इस CO2 वाले पॉइंट को समझते हैं। इस CO2 वाले पॉइंट को ले लेते हैं।
आ जाओ, यही बना देता हूँ मैं ग्राफ। आ जाओ 2 मिनट के लिए शांति रखो सब, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ। 2 मिनट के लिए शांति रखो भाई साहब, हो जाएगा काम, यही बनाता हूँ। और अब जितना भी सिखाया ना ये सब अप्लाई करेंगे यहाँ। तीनों के तीनों अप्लाई करेंगे सब, कार्डिनल पॉइंट भी अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मिनिमम भी अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी अप्लाई करेंगे, तीनों के तीनों अप्लाई करेंगे। और दिमाग ना खराब करना, मेरा अब सब सिखा दिया जितना सिखाना था, अब एप्लीकेशन है सीधी। चलो आयो, अब भाई साहब दिमाग ना खराब करना, इसमें तीनों चीजें लगेंगी, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी क्या है, कोई फालतू में से ना जब मैं सवाल पूछूंगा सवाल का पहले तो बताओ ये जो ग्राफ है, यहाँ जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी ये सब इसी समझ में आता है, ठीक है ना? आपको मजा आएगा, मतलब आपको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार क्या मतलब हमको क्या उल्लू बनाया, क्या पूरी तरीके से हमारा नुकसान किया लोगों का। और अमेरिका में एक स्थान है मोना, वहाँ एक लेबोरेटरी है इकोलॉजी की, और उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे साहब ये जानने के लिए कि इस बढ़ती हुई एनवायरमेंटल CO2, इकोलॉजी पढ़ाया मैंने आपको, डेटा बताया था याद करो, CO2 कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, याद है 1956 में 280 ppm था, फिर बढ़ करके मैंने कहा जो है तो क्या 285 और 280 से बढ़ करके सीधा 300 कितना हो गया, फिर अभी मैंने कहा 400 के आसपास है इस समय, है ना? 400 या 402 के आसपास इस समय, 402 403 404 मतलब 400 से 405 के बीच में इस समय, है ना? बताया मैंने, डेटा बताया था आपको, है ना? तो लगातार जो है बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन। ये देखो भाई साहब अनिल कुमार जी तो लेके आगे गूगल से सर्च करके 412.5 ppm सर इस समय, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है, उन्होंने एवरेज बढ़ गया होगा 2022 आ गया तो obvious सी बात है 5-7 चलो होगा 5 आप तो 410 के आसपास मान लो, 405 से 410 के बीच में मान लीजिए। इधर आओ, इधर आओ, अब इधर आओ, ठीक। तो अमेरिका में जो स्थान है वो मोना, वहाँ एक इकोलॉजिकल लेबोरेटरी, उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे ये जानने के लिए कि इस बढ़ती CO2 कंसंट्रेशन का प्लांट की फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी पर क्या असर होने वाला है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस पर क्या इसका असर होने वाला है। तो उन्होंने जो प्रयोग किए थे उससे जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे उनको इन ग्राफ्स के रूप में, और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन अपने जो काम का ग्राफ है एनसीईआरटी के हिसाब से जो अपने को समझना है तो वो मैं आपके सामने लाकर लेकर आया। ये बहुत क्रांतिकारी रिसर्च था ये, और बता दूं मैं आपको, ये 1995 के आसपास ये रिसर्च किया गया था, 97 98 के आसपास, और बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च थी ये, और जो है हाँ मतलब 95 के आसपास, 95 97 के आसपास का, और पूरी दुनिया के लिए भविष्य दिखाई। देखिए इस बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसेस खासकर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या भयानक असर जो है प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी पर होने वाला है, ठीक है ना? अरे यार अभी मैं दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था, C4 के स्पेशल फीचर में पहला पॉइंट था हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, तो वो मैंने समझा दिया। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, उस पॉइंट पे चल रहा हूँ मैं। आ जाओ, अब इसको समझने के लिए पहले हम लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, पहले हम लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, लो मिनिमम लगाएंगे, लो मिनिमम फैक्टर। तो अभी ये जो डॉटेड लाइन है इसको मत देखो, ये कंटीन्यूअस लाइन है इसको देखो, ये C4 प्लांट्स के लिए, ये C3 प्लांट्स के लिए, ठीक है ना? ये C4 प्लांट्स के लिए है, ये C3 प्लांट्स के लिए। तो मैं आपसे पूछूं C4 प्लांट्स के लिए मिनिमम कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट लगाइए, मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस। ये देखो ये x एक्सिस पर CO2 कंसंट्रेशन है ppm में, पार्ट्स पर मिलियन, y एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? x एक्सिस पर क्या है CO2 कंसंट्रेशन, y एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुझे बताइए मिनिमम CO2 रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स, तो ऑलमोस्ट यूं मानकर चलिए 0 to 10 ppm मान लीजिए। अरे नयन कुमार बहुत दिमाग मत लगा मूर्ख, इधर ध्यान दे। 0.3 क्या 0.3, इधर ध्यान दे। अपनी बार बार कराओ, आप अपने गोबर ज्ञान को मत लाओ यार, नहीं आता तुमको कुछ भी यार, फालतू की चीजें घुस रहे हो जबरदस्ती की। सुनो इधर, यहाँ देखो जो फोटो दिखा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो, उसको देखो और बोलो। तो मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट, न्यूनतम CO2 सांद्रता जो चाहिए C4 को फोटोसिंथेसिस शुरू करने के लिए 0 से 10 ppm, ठीक है? C3 के लिए मिनिमम, मैं कार्डिनल पॉइंट में मिनिमम ऑप्टिमम है, C3 के लिए मिनिमम कितना हो, तो आप मानकर चलिए ये 40 से 60 ppm, 40 से 60, 40 से 60, ठीक है? चलो ये तो मिनिमम हो गया। तो आप बता दो इस ग्राफ को देख करके ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन C4 के लिए कितना होता है, ऑप्टिमम CO2 C4 के लिए, कार्डिनल पॉइंट लगाओ, ऑप्टिमम CO2 फॉर C4, अरे बोलो। तो
तो 350 के आसपास मान लीजिए, 350 के आसपास। और ऑप्टिमम की हमेशा एक रेंज होती है, तो रेंज बताओ ना, इस ग्राफ को देख के बताओ रे फोटो, इस ग्राफ को देख के। ये जो भी 300 से 350 लिख रहे हैं ये ऑप्टिमम है, तो फिर 350 के बाद तो रेट घट जानी चाहिए ना। तो ये देखो ना भैया, ये 600 तक जा रहा है ना, इसके आगे नहीं बढ़ाया। और इसके आगे क्यों नहीं बढ़ाते, मानकर चलिए यहाँ तक बढ़ाया तो ये ऑप्टिमम लिमिट है। इसके आगे तो जो जैसा फर्क इधर जैसा चेंज इधर आएगा ऐसा चेंज इधर आएगा। तो आप मानकर चलिए 500 600 तक जाएगा ये, 350 से 500 600 तक मान लीजिए, ठीक है, 300 से 350 बावड़ है। अब बताओ C3 के लिए ऑप्टिमम की रेंज, तो ये लगभग 450 450 के आसपास हो रहा है। तो ये इस ग्राफ के हिसाब से 600 नहीं, तो अगर मान लो ये ज्यादा है तो कार्डिनल पॉइंट लगाओ ना, तो ये और ज्यादा जाएगा भैया, तो ये जाएगा 700 तक, ये जाएगा 600 700 तक जाएगा। ये समझ में आई बात, ऑप्टिमम की रेंज। और फिर अगर इससे हम देखें तो यहाँ तो मैक्सिमम दिखा नहीं रहा था, लेकिन ये यूं करके नीचे आएगा और ये यूं करके नीचे आएगा, ठीक है। तो हम मानकर चलिए 800 के आसपास तो मैक्सिमम हो जाएगा C4 के लिए, और C3 के लिए 900 के आसपास, 900 900 के आसपास मान लीजिए। समझ में आई बात। ये तो था कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम इस ग्राफ में, ठीक। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो एक ही चीज है, ठीक। आ जाओ जरा, अब ये जो है ना कंटिन्यूअस लाइन, सीधे इसको छोड़ दो आप, इस डॉटेड लाइन का, ये ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, ये डॉटेड लाइन का होगी, ठीक। अगर मैं कहूं तो पॉइंट ए से लेकर बी तक फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है, बोलो यस और नो। भाई साहब प्लीज दिमाग लगा के आराम से, गलत जवाब मत देना, दिमाग ना खराब करना मेरा। ऐसे लेकर बी तक फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है, तो मुझे बताइए किस फैक्टर के कारण। ये कौन है लाइट वाला, कौन है लाइट वाला, अभिषेक सिंह। इसलिए कह रहा हूँ रे यार, इधर ध्यान दे रहे, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है हमारा। क्या कर रहा था, हाँ। अच्छा मुझे बताइए, क्या अदर फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड कर रही है? अदर फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड कर रही है, कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखे हुए हैं तो इसका मतलब उन सबको क्या मान लिया गया? अरे कांस्टेंट नहीं होता बावड़िया, ये फैक्टर है। कांस्टेंट होता है क्या फैक्टर? तो या तो आप, अरे क्यों तुम कह रहे हो, या तो वो ज्यादा है गिवन फैक्टर की तुलना में, या फिर वो ऑप्टिमम, या तो गिवन फैक्टर की तुलना में ज्यादा है या फिर वो ऑप्टिमम। समझ में आई? और जो यहाँ दिख रहा है वही वेरिएबल है, जो यहाँ दिख रहा है वही वेरिएबल है। मैं कितनी बार समझाऊं यार, इस ग्राफ में अगर मान लीजिए लाइट इंटेंसिटी लिखा है, क्यों अदर फैक्टर प्रभावित नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस को? ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि लाइट ही फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेगी, CO2 का तो कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं है। क्या यार तुम्हारे, तुम गोबर छाप हो, कतई किताबी कीड़े हो भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको, कतई गोबर हो तुम। मतलब बुद्धि नाम की चीज का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, मतलब कतई क्या गोबर ही भराएगा यार दिमाग में, ऐसा दिमाग खराब कर रहे हो मेरा सुबह से। आधा घंटा हो गया एक बात को समझाते हो, क्या दिमाग नहीं है क्या? मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है यार। बार बार कह रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, बार बार कह रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो यार थोड़ा इन्वायरमेंट के हिसाब से गोबर। सर अदर फैक्टर कांस्टेंट, तू है कौन है फैक्टर को कांस्टेंट करने वाला, मानने वाला? हो सकता है क्या फैक्टर कांस्टेंट? या तो कहें कि जो इंडिकेटेड फैक्टर है उनकी तुलना में ज्यादा है, या फिर अदर फैक्टर ऑप्टिमम है, ठीक है। अगर जितना रेट बढ़ी किसके कारण? CO2 का। लगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब मैं अगर कहूं कि इस इंस्टेंट बी पर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम है, तो बोलो यस और नो। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से चले तो मैक्सिमम है कि नहीं बी पर, है ना? इस इंस्टेंट के लिए, ठीक नो। अभी ऊपर वाला मत देखो, अभी तो इस डॉटेड लाइन में देखो। अब साहब इस इंस्टेंट बी के बाद, ठीक है ना, यहाँ तक तो रेट बढ़ी CO2 के बढ़ाने से, CO2 बढ़ने से रेट बढ़ी, लेकिन इसके बाद CO2 तो बढ़ रहा है, ये देखो, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं। लगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, बोलो यस और नो। जब कोई जैव प्रकार अपने अधिकतम वेग पर, बोलो यस और नो। एट पॉइंट बी अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बोलो यस और नो। अदर को हमने क्या मान लिया, या तो ऑप्टिमम या उससे ज्यादा, ठीक। अब मुझे बताओ इस इंस्टेंट बी पर व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर? तो आपने झट से कह दिया लाइट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लो लाइट कंडीशन। CO2 बढ़ा, रेट में कोई चेंज नहीं आया, आई बात समझ। अब जो लोग बार बार कह रहे थे ना
इस ग्राफ में बार बार कह रहे थे, इस ग्राफ में जो बार बार कह रहे थे, इसको कह सकते हैं ऑप्टिमम। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को यूं भी बना दूं और मैं आपसे पूछूं यूं बनाऊं, मान लो इसको यूं देखो, एफ पॉइंट है ये पॉइंट एफ है, अब क्या बोलो आप, क्या ये ऑप्टिमम होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब बड़ी रेट बढ़ी, इसका मतलब ये ऑप्टिमम नहीं थी। इसलिए मैंने कहा, अब आप इधर आओ, इधर आओ, इस CO2 को क्या ऑप्टिमम बोल दें? इस CO2 को क्या ऑप्टिमम बोल दें? तो सबसे बढ़िया क्या है, इस CO2 को हम ये बोलेंगे साहब, ये वो CO2 कंसंट्रेशन है, नाउ द CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर। अब ये वो CO2 कंसंट्रेशन है, नाउ द CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, सम अदर फैक्टर लिमिटिंग। इसलिए मैंने इस ग्राफ में आपको बोला कि D इज द लाइट इंटेंसिटी व्हिच इज नाउ नॉट लिमिटिंग फैक्टर। बेटर टू से, समझ में आई बात? आगे समझ। तो इस इंस्टेंट पर भाई साहब लाइट को बढ़ाया तो रेट बढ़ी, दोनों में बढ़ी, C4 में बढ़ी, C3 में बढ़ी। अब ये डॉटेड लाइन तो भूल जाओ, है ना, मैं बेटा नहीं रहा हूं, लेकिन ये इसको भूल जाओ। अब ये डॉटेड लाइन को भूल जाओ, और अब लाइट हमने ऑप्टिमम कर दी। इसका मतलब अब लाइट भी ऑप्टिमम है और अदर फैक्टर भी ऑप्टिमम है। वेरिएबल कौन है? अब हमने लाइट भी ऑप्टिमम कर दी, तो वेरिएबल क्या रह गया? ओनली CO2, वेरिएबल ओनली CO2 रह गया, ठीक है। बाकी सब हमने ऑप्टिमम मान लिया ऐसे। अब लगाओ, सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूं कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट में बढ़ रहा है, बोलो यस और नो। C4 प्लांट ने अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को किस कंसंट्रेशन पर अटेन कर लिया? तो लगभग 300 सवा 300 ppm के आसपास, 300 ppm सवा 300 ppm के आसपास, ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनो, आज एटमॉस्फेयर में कितना है? अब आज तो थोड़ा ज्यादा हो गया भाई साहब, क्योंकि ग्राफ काफी पुराना है। उस जमाने में तो 300 के आसपास ही हुआ करता था जब ये ग्राफ आया था। आप 412 कह रहे हैं, कौन है मूर्ख जो 442 तक पहुंचा रहा है? मरवाएगा क्या 442 पहुंचा के? आप अनिल के चक्कर में बताओ, आप तो नहीं मान लो 400 के आसपास। आप अनिल के चक्कर में बताओ, डराना नहीं चाहता मैं, आ जाओ 400 के आसपास, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको अपने आप समझाया, डराना क्यों जाए, आ जाओ 400 के आसपास नहीं मान लो आज की तारीख में, ठीक है। उस समय तो 300 सवा 300 हुआ करता था, सवा 300 के आसपास हुआ करता था जब ये ग्राफ उस जमाने में आया था। सुनना ध्यान से, अरे कभी चुपचाप है, तो ज्यादा उछल कूद मत किया कर, सुन ले, इधर आ जाओ, सुनना ध्यान से, प्लीज मैसेज मत कीजिए। आज एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है, आज एटमॉस्फेयर में जितनी, प्लीज मैसेज मत कीजिए। आज एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है, आज एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 कितनी है? आप मान लीजिए 400 के आसपास, ठीक। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, कोमा लगा के अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्टिमम है, कोमा लगा के अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्टिमम है। तो क्या C4 प्लांट अपनी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन शर्त है ये, कौन है ये? ओम कुमार गोबर नहीं कर रहे। अरे गोबर नहीं कर रही है मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे। लेकिन इसमें शर्त है, शर्त क्या है? अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमने क्या मान रखा है? ऑप्टिमम। इस बात की कोई गारंटी नहीं, एकदम से मान लो एकदम घने काले बादल छा जाए, एकदम घने बादल छा गए, तो भाई साहब पहली बात तो लिमिटिंग फैक्टर कुछ और हो जाएगा, और दूसरी बात जब घने बादल की स्थिति में आप देखोगे तो फिर वो ग्रेड कम आएगी नहीं आएगी, इसकी तुलना में वो नीचे आएगी नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने बताया था आपको ये ग्राफ, वो घने बादल में रेट कम आएगी नहीं आएगी, समझिए बात। इसलिए हमने कहा कि अगर आज जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, आज जितना एटमॉस्फेयर में CO2 है, कोमा लगा के अगर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्टिमम हैं, तो क्या C4 प्लांट अपनी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? लगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, बोलो यस और नो। अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बोलो यस और नो। लेकिन बाकी सबको हमने क्या मान रखा है? ऑप्टिमम। और हमने ये C4 प्लांट्स के लिए CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, C4 प्लांट्स के लिए CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो C4 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से C4 प्लांट्स का आज जो एटमॉस्फेयर में है उससे ज्यादा हमने किया अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। इस लेकिन बाकी सबको हमने क्या मान रखा है? ऑप्टिमम। और हमने ये C4 प्लांट्स के लिए CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, C4 प्लांट्स के लिए CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो C4 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से C4 प्लांट्स का आज जो एटमॉस्फेयर में है उससे ज्यादा हमने किया अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। इसका मतलब प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इज, प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स।
ये था हमारा दूसरा पॉइंट जिसको डिस्कशन के लिए कल से लेकर अभी तक 1.5 घंटा हो गया। इस पॉइंट को समझाने के लिए 1.5 घंटा हो चुका है, कल का आधा घंटा, आज का 1 घंटा। पिछली क्लास का आधा घंटा कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, और अभी का 1 घंटा। प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स। ये दिख रहा है, दिख रहा है, यह दिखना चाहिए, ठीक। आज ये मेरा चश्मा साफ नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर आओ, पहले इसको सुनो, पहले इसको सुनो। नाउ ऐसा क्यों है? Why present atmospheric CO2 concentration is not limiting factor for C4 plants? कारण वही, आएगो। अरे गांव है यार, गांव में ऐसे होता है। मम्मी नहीं है अभी, वो बोलते कोका बुलाओ बोलते हैं हमारे गांव में, मतलब वो निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, गांव में अलग सिस्टम रहता है। ऐसे कुछ घर में शादी हो तो हर मतलब जैसे चूल को तो मतलब सब परिवार निमंत्रण है आपका, और दिन का भी खाना वही है, शाम का भी खाना वही है, फिर रात को बनने गाने आना है ना। तो रोज आते हैं ऐसे कोका बुलाओ बोलते हैं उसको, रोज रोज वो आती है, नहीं आता है, वो बोलते हैं घर में आकर के बनना का बाजू, बनिया का बाजू, वैसा होता है ऐसे हमारे यहाँ। ऐसे नहीं होता भाई साहब निमंत्रण पत्र दे दिया, गाँव में निमंत्रण पत्र ऐसे परिवार में नहीं होता। मतलब रोज आती है वो महिला और आकर के आपको इन्वाइट करती है कि गीत गाने आना है, आज ये रस्म है उसमें आना है, ये रस्म है उसमें आना है, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, तो वो मेरे चाचा जी की लड़की की शादी है आज, तो इन्विटेशन देने आई है वो, पहले भी हुई है। आ जाओ, आप आ जाओ। Why present atmospheric CO2 concentration not limiting factor for C4 plants? कारण वही जो मैंने कल समझाया कि high availability of atmospheric CO2 by peptide enzyme, बोलो सुन। High availability of atmospheric CO2 by peptide, बोलो सुन। Effective transfer of CO2 in the chloroplast of bundle seed cell and no photorespiration, all due to the range anatomy। एक तो ज्यादा CO2 मिल रही बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट को एटमॉस्फेयर से पेप्टाइड द्वारा, और उसको ज्यादा पहुंचाया जा रहा है बंडल सीड सेल में, और सारी काम आ रही है, और कोई फोटोरेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। और इसलिए जो आज एटमॉस्फेरिक CO2 सफिशिएंट है, ऑप्टिमम है किनके लिए? C4 प्लांट्स के लिए। एंड दैट्स व्हाई द प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट को समझने के लिए अपनी दिमाग ना खराब करना, मेरा अपनी बुद्धि यही रखना है, इस ग्राफ में रखना, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। अब इस ग्राफ को देख करके बताओ, C3 की बात करते हैं। तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 में भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब मुझे बताओ कि C3 प्लांट्स ने अपना मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस CO2 कंसंट्रेशन पर हासिल किया? अबाउट 450 450 के आसपास, 450 450 के पास मान लो, 50 450 460, ठीक है ना, इतना मान लीजिए। ये देखिए, अब रुको, अब रुको। आज इतना है क्या? आज इतना है क्या? नहीं है ना। हम तो आज की तारीख में बात करें तो आज तो ये, आज की तारीख में बात करें तो आज तो ये ना 350 से 400 के बीच में, ठीक, इतना है आज। अब लगाओ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर मैं कहूं आज की तारीख में, सुनना ध्यान से, आज की तारीख में जो आज, क्योंकि देखो इसमें तो 100 ppm लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं क्या आज एटमॉस्फेयर में 100 ppm है? नहीं है ना। यहाँ 600 ppm लिखा है, क्या एटमॉस्फेयर में 600 ppm है? नहीं है ना। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है भाई। मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले यही बताया, ये जानने के लिए कि बढ़ती CO2 कंसंट्रेशन का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी पर क्या असर होने वाला है। ये बाहर से आप दे रहे हो, इतना नेचर में नहीं है। नेचर में 100 ppm है, नेचर में 600 ppm है। अजूंड नहीं है, वोट सूगले अजूंड ग्राफ है। तो शर्म नहीं आ रही नालायक बोलते हुए अजूंड ग्राफ है? अजूंड ग्राफ है मतलब क्या? तुम्हारा दिमाग कहां है यार? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अजूंड ग्राफ है? इतनी देर से कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, उन्होंने प्रयोग किए, प्रयोग से ये जानने का प्रयास किया, उन्होंने आर्टिफिशियली CO2 बढ़ा करके देखा। अजूंड ग्राफ है मतलब क्या? शर्म नहीं है कि तुमको ऐसे बोलते हो, विज्ञान के विद्यार्थी हो तुम, हैं? मतलब सोचो आप क्या बोल रहे हो। आ जाओ इधर। और अगर आज की हम बात करें तो C3 पर भी वही बात लागू होती है कि आज एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है, कोमा लगा के अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्टिमम है, तो बताओ C3 प्लांट अपने मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं आज तक? बोलो यस और यस। आज की तारीख में यही है। आज जो अवेलेबल फैक्टर हैं उनमें तो C3 की मैक्सिमम रेट यही है। ये बात समझ में आई नहीं है? आज की तारीख में तो यही है ना। अब पता है भाई साहब, ब्लैकमैन साहब ने ये लाइन क्यों जोड़ी? अब शायद आप समझ पा रहे होंगे
व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट। समझे कि नहीं समझे? ब्लेकमैन साहब ने ये लाइन क्यों जोड़ी? तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स, आज की ही तारीख में जब आप C3 को देख रहे हो तो ये कंडीशन है, और आज ही की सेम एनवायरमेंटल फैक्टर, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन C4 को देख रहे हो, किसकी रेट ज्यादा है? C4। कौन ज्यादा रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अवेलेबल फैक्टर में? C4। किनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? सेम एनवायरमेंटल फैक्टर की कंडीशन। ये कंक्लूजन आप तब निकालते हैं जब आप ये लाइन जोड़ते हैं कि व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट। मजाक नहीं है ये। जो गोबर ज्ञान बट रहा है ना, लोगों ने जो बेइज्जती कर रखी है ना सब्जेक्ट की। अभी रुक जाओ, आपको ये इतना क्यों समझा रहा हूँ, 4 लाइनें समझानी है बस, इसके लिए समझा रहा हूँ। सिर्फ 4 लाइनें समझानी है, रुक जाओ पूरा हो जाने दो इसको, फिर समझाऊं, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? आ जाओ। क्या है ये गोबर? ओम कुमार गोबर तू क्या खा के आया सुबह सुबह आज? मिनिमम रेट पर सर, क्या मिनिमम रेट पर क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल क्या रहा है भाई? मिनिमम रेट पर ये मिनिमम रेट। चलो अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब मैं सवाल पूछूंगा। तो आज की अब समझ में आया क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा ब्लेकमैन साहब ने व्हेन अ वाइटल प्रोसेस एक्शन। आज अगर हम देखें व्हेन अ वाइटल प्रोसेस एक्शन, आज अगर हम देखें आज की तारीख में जो सेम एनवायरमेंटल फैक्टर है, सेम CO2, सेम अदर एनवायरमेंटल फैक्टर, तो किनकी रेट ज्यादा है? सबसे रेट ज्यादा है। अब हम तो C3 की बात कर रहे हैं, C3 पे लगाए। अब मैं कहूं साहब आज की तारीख में C3 की मैक्सिमम रेट यही है साहब, तो यस लगाओ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट, बोलो यस और नो। व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम, बोलो यस और नो। हां, अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बाकी सबको हमने ऑप्टिमम कर रखा है। CO2 कंसंट्रेशन को हमने C3 प्लांट्स के लिए बढ़ाया, तो C3 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, and that's why the present CO2 concentration is limiting factor for C3 plants. आई बस, ये ऐसे नहीं है रटने के लिए, दिख रहा है ना क्यों है लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि CO2 बढ़ा है तो रेट बढ़ गई, तो लिमिटिंग वही होता है। और इसीलिए कहा है ना वाइटल प्रोसेस इज एट इट्स मैक्सिमम रेट। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं भाई साहब, अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं, अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ध्यान से सुनना, तीसरे पॉइंट को समझने के लिए, आज जो CO2 है किनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है? आज जो CO2 है वो किनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है? C3। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज की तारीख में जो अवेलेबल एनवायरमेंटल फैक्टर अगर ऑप्टिमम है, तो C3 प्लांट इस कंडीशन में अपनी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक? और C4 इसमें कर रहे हैं। अब कोमा लगा के अदर एनवायरमेंटल फैक्टर तो रहे ऑप्टिमम, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर तो रहे ऑप्टिमम, ठीक है? पूरा भेजा जाना चाहिए, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर तो रहे ऑप्टिमम, और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, तो किनकी रेट बढ़ेगी, किनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? C3। C4 की प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। इसी को बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। पर इसमें शर्त है भाई साहब, क्या शर्त है? अदर फैक्टर्स ऑप्टिमम होने चाहिए। तो अगर एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ती है, जैसे बढ़ी रही है, हम देख रहे हैं कि 400 के आसपास हो गया, कोमा लगा के अदर एनवायरमेंटल फैक्टर ऑप्टिमम रहते हैं, तो किनकी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? C3 की। तो द CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट इज शोन बाय ओनली C3 प्लांट्स, नॉट बाय C4 प्लांट्स। और तीसरा पॉइंट यही था कि द C4 प्लांट वुड नॉट शो द CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक CO2 इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स। द प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक CO2 इज ऑप्टिमम फॉर C4 प्लांट्स, और इसलिए CO2 बढ़ेगी तब उनकी प्रोडक्टिविटी को चेंज नहीं आने वाला। और इसलिए इसलिए ऐसे ग्रीन हाउसेज, ऐसे ग्रीन हाउसेज जहां सारे एनवायरमेंटल फैक्टर को, लाइट को, टेम्परेचर को और जो है वाटर को ऑप्टिमम करके CO2 की मात्रा बढ़ाई जाए, तो ऐसे ग्रीन हाउसेज में, या जिनको कहते हैं CO2 रिच ग्रीन हाउसेज में, किस प्रकार के क्रॉप्स को, प्लांट्स को उगाया जाना चाहिए? C3 या C4? C3 क्रॉप्स को उगाया जाना चाहिए। आया? अब भाई साहब 1.25 घंटे लगे मेरे को इस चीज को समझाने में। क्या समझाने में? 4 लाइनों को समझाने में। अब मैं आता हूं NCERT पर। मैं सही कह रहा हूं, आपको कोई माइकल लाल नहीं समझा सकता इसको, कोई माइकल लाल नहीं समझा सकता इसको, जो मैं यहाँ अब पढ़ रहा हूँ NCERT। अब इधर आओ, अब सब लोग यहाँ ध्यान दो। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। इधर ध्यान दीजिए सब। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो
इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है, कितनी है 0.03, कितनी है 0.03 एंड 0.04%। और इसी को अगर आप ppm में बदलोगे तो ये 300 to 400 ppm जाएगा, परसेंटेज में ये है और ppm में ये है, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.5% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन, यानी अगर ये CO2 कंसंट्रेशन बढ़कर 0.5% हो जाए, यानी कि 400 ppm से 500 ppm तक हो जाए, तो इससे CO2 फिक्सेशन की रेट बढ़ेगी, इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट यानी फोटोसिंथेसिस। और नयन कुमार गोबर फिर वही मूर्ख कर रहा है C3, अरे दोनों में बढ़ रही है ना, C3 क्यों लगा रहा है दिमाग, ये अभी इतना समझाया नालायक तेरे को, ये इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, ये 300 से अगर 500 होती तो दोनों में बढ़ रही है ना, C3 ज्यादा घुस जाएगा तेरे बेचे में। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बी डैमेजिंग ओवरलोड, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा CO2 कंसंट्रेशन, तो ये इन्होंने 500 लिखा है, मैं कह रहा हूँ 550 600 के बाद डैमेजिंग होगा, 600 के बाद डैमेजिंग होगा, 600 के बाद वही ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाएगा, 600 के बाद ऑप्टिमम से ज्यादा होगा तो फिर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। The C3 and C4 plants responds differently to CO2 concentration. C3 और C4 प्लांट जो है CO2 के कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एट लो लाइट कंडीशन, अगर लाइट कम है, नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, अगर लाइट कम है तो नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, ये लो लाइट कंडीशन, नाइदर ग्रुप, रेट आपने CO2 बढ़ाया, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था भाई साहब, यहां जो भी लिखा है ना सब कुछ इस ग्राफ का ही लिखा हुआ है, ये समझिए, ये डॉटेड लाइन की बात कर रहा है, ये डॉटेड लाइन की। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन, समझ में आएगा। एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जब आपने लाइट को बढ़ाया तो C3 में बढ़ा, C4 में बढ़ा, तो यहाँ ये मैं कह रहा था इसको भूल जाओ, और हमने लाइट को बढ़ाया तो रेट बढ़ी, ठीक है। तो जब आपने लाइट को बढ़ाया तो C3 में बढ़ा, C4 में बढ़ा, तो यहाँ ये मैं कह रहा था इसको भूल जाओ, और हमने लाइट को बढ़ाया तो रेट बढ़ी, ठीक है। What is important to note that the C4 plant show saturation at about 360 माइक्रो 1 लीटर माइनस क्या है, ये जो भी है ये ppm है भाई साहब, है ना, माइक्रो क्या है, जो भी है क्या पढ़ते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, जो भी है ये ppm है। तो आप C4 प्लांट्स जो है सेचुरेशन यानी अपनी मैक्सिमम रेट को अटेंड कर लेते हैं 360 पर लीटर, हाँ जो भी है क्या है, जो भी है पर लीटर, जो भी है ठीक है यार, जो भी है ppm में ये 300, अरे इधर सुनो यार, इसको सुनो आप, तो ppm में है 360, तो C4 प्लांट्स सेचुरेशन दिखाते हैं 360 ppm पर, C4 प्लांट्स ये लगभग 350 400 के आसपास, 360 के आसपास सेचुरेशन दिखाना शुरू कर देते हैं ऑप्टिमम। While C3 respond to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 ppm, जबकि C3 में ये सेचुरेशन कब दिखेगा, तो C3 में ये सेचुरेशन 450 ppm के बाद दिखेगा, वहीं C3 में ये 350 के बाद दिखना शुरू हो जाता है। Thus current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants, और इसलिए जो करंट आज जो CO2 की अवेलेबिलिटी है यह C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है। फिर उसके बाद लिखा है the fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper. They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere, leads to higher yield. भाई साहब खून जलता है हमारा, खून जलता है, कहते हैं ना कि मैं कभी कभी हम यार क्या बच्चों को शर्म नहीं आती लोगों को, मैंने इसलिए तो कहा किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं इसको समझाते हैं। आपने अभी कितनी आसानी से एक एक बात को महसूस कर लिया, सच बता रहा हूं मैं, मतलब नहीं कोई है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं मार्केट में कहीं भी जो एनसीईआरटी को समझा दे, सब उल्लू बना रहे हैं एनसीईआरटी ना। अब पढ़ना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। पूरे भाई साहब कितने 2 घंटे लगते हैं, ये कितने सेगमेंट निपटा दिया भाई साहब, आप देखो तो सही कितने सेगमेंट निपटा दिया, 3 पैराग्राफ पे छोटे छोटे लाइनें गिनोगे तो 20 लाइनें है ये, जिसको समझाने में पूरा 2 घंटा लगता है। ये वहां से जब कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट से हम बनाते हैं माहौल, तब जाकर के समझ में आता है भाई साहब, जब हम लॉ ऑफ मीडियम समझाते हैं, जब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझाते हैं, उसके बाद जाकर के ये बात। मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि नॉट फॉर माइनर्स,
ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ एनसीईआरटी को समझाना काम नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे का, और उसके लिए चाहिए होती है एक्सपर्टी, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। बोटनी क्या पढ़ाएंगे लोग, उल्लू बना रहे हैं बच्चों को बोटनी के नाम पर, क्या बोटनी पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या आता है, लाइन पढ़ लाइन उल्लू बना रहे, सरेआम उल्लू बना रहे, सरेआम उल्लू बना रहे, और सबसे बड़ी बात बदनाम कर दिया। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने का, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने का, रट लो, शर्म नहीं आती बेशर्मों को, रट लो। ऐसा गुस्सा आता है मुझे कोई ऐसा बोलता है रट लो। मूर्ख लोग। आ जाइए इधर। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर जाऊं उसके पहले भाई साहब ये कह तो दिया हमने CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब तंत्र की बात पता चल जाएगा। अभी आपको मेरे को यहाँ जवाब चाहिए, कोई चाहे तो रेज हैंड में आकर के भी सवाल का जवाब दे सकता है, ठीक है। रेज हैंड में आकर के भी, अरे यार खुद को नहीं आता तो भाई साहब कम से कम बच्चों को तो मत बोलो ये कि रट लो, हर चीज रट लो। हाँ, और फिर ये बोलते एनसीईआरटी क्या है, लाइन से उनसे ये तो पूछो कि लाइन से तो है कितनों का सही हुआ, जिसको तेने पढ़ाया कितनों का सही हुआ, ये तो पूछ ले। आ जाओ आ जाओ अब इधर आ जाओ। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। अब 1 मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूँ और अब मेरा सवाल समझिए। अब ये तो सारी बात समझ में आ गई, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। अब आ जाओ इधर। ये लोग यूज करेंगे स्लाइड को, लिख के ले लो। सीएम सर की जो स्लाइड है ना, ये जितने पढ़ा रहे हैं ना, ये लोग यूज करेंगे इस स्लाइड को खुद पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या लाइनें कैसे समझेगा ये बताता हूँ आपको, ठीक है। आ जाओ इधर। अब साहब जो है ये तो हमने कह दिया कहाँ साहब CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा C3 प्लांट के लिए, लेकिन CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट तो तब होगा ना जब अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रहे ऑप्टिमम। तो अब आपके पूरे दिमाग का परीक्षण है, अब तक जितना से उसका निचोड़ है ये सवाल मेरा, और यहाँ मैं चाहता हूँ रेज हैंड में आकर के आप जवाब दें, ठीक है। रेज हैंड में आकर के आप जवाब दें, ठीक है। और पूरा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया कल से, जो फैक्टर जब से शुरू किया तब से लेकर अभी तक, उस पूरी चीज का निचोड़ है ये बात कि भाई साहब हम देख रहे हैं लगातार फॉसिल फ्यूल बर्निंग से CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और 400 तक तो पहुंच गया, और आने वाले समय में ये मान लीजिए 550 ppm के आसपास हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं 500 550 ppm हो गया, 550 ppm हो गया, ठीक। और अब तक हमने कोमा लगा के कहा था, अब वो कोमा हटा दिया। अब मुझे नहीं पता भैया CO2 बढ़ने से अदर एनवायरमेंटल फैक्टर पर क्या असर हो, क्योंकि देखो ये सब जब भी हमने बातें की ना, इतनी सारी चीजें, इन सब में हमने क्या कहा था कि अदर फैक्टर्स को हमने मान रखा है ऑप्टिमम, लेकिन अब वो मैंने हटा दिया। अब अदर फैक्टर्स का मुझे नहीं पता भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब CO2 कंसंट्रेशन इन नेक्स्ट 50 ईयर्स मान लीजिए, आने वाले 50 सालों में बढ़ करके हो जाए कितना, तो मान लीजिए 475 या 500 ppm मान लो, आपको 500 ppm हो गया। और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मुझे पता नहीं, ईमानदारी से जिसको जवाब देना है रेज हैंड में आकर जवाब दे। किन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने वाली है, C3 की या C4 की? पहली बात तो ये प्रभावित होने वाली है, तो बढ़ने वाली है, घटने वाली है? अरे यहाँ जवाब मत दो, जिसको बताना है रेज हैंड में आकर के जवाब दो मुझे। ये बहुत कठिन सवाल है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आपको पूरा कांसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, लॉ ऑफ नेम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सब कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और कॉमन सेंस अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप सवाल का जवाब दे पाओगे। मेरा सवाल ये है कि इफ एटमॉस्फेरिक CO2 विल रीच अप टू 500 ppm इन नेक्स्ट 500 टू नेक्स्ट 50 to 100 इयर्स, कोमा लगा के व्हाट विल बी द इफेक्ट, मैं कोमा लगा के अदर फैक्टर्स का मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो अबाउट अदर फैक्टर्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 C4? हिंट देता हूं मैं आपको, हिंट ये है कि इकोलॉजी पढ़िए आप। यहाँ आकर के रेज हैंड में आकर के दे दो ना यार कोई जवाब, गलत जवाब दे दो कोई दिक्कत। दिव्यांशी तुम आओ, तुम दो जवाब इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी आना चाहता है कोई जवाब, दिव्यांशी या कोई भी, राजकुमार, कपिल, अजय सर, कोई भी, अभिषेक, नयन कुमार मोट, अदिति, कोई भी, नवीन, कोई भी है। चलो CO2 कंसंट्रेशन 500 ppm हो गया आने वाले 50 से 100 सालों में, तो कितनी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने वाली है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अब समय तो है नहीं, कोई आ नहीं रहा। अच्छा एक बार बताओ, अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑप्टिमम रहेंगे? CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर ऑप्टिमम रहेंगे? नहीं नहीं। अच्छा कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ने से कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावित? टेम्परेचर, है ना, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस है ना CO2, तो CO2 बढ़ रही है तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई साहब अब बता दो कि किनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो रहा है? समय का, मैं 2 मिनट का समय बचाया, अब मैं बता दूं आपको किनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने वाली है। तो तंत्र की बात यह है कि भविष्य में ये जो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना अपन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो निपटने वाले हैं साहब। क्यों?
CO2 तो बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, और C3 प्लांट्स के लिए टेम्परेचर, C3 प्लांट्स आर मीजोफाइट अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, और उनके लिए अनिल फोटो ऑक्सीडेशन मत बोल, उनके लिए टेम्परेचर हो जाएगा ऑप्टिमम से ज्यादा, और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। और इसलिए मैंने इकोलॉजी में आपको कहा था कि इस ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने ये आने वाला है कि भाई साहब एक बड़ा फूड क्राइसिस, क्योंकि आज पूरी दुनिया में 85% क्रॉपिंग की जा रही है, कोल्ड क्रॉपिंग है, C3 की क्रॉपिंग है। मैंने ज्वार बाजरा मक्का गन्ना को छोड़ दो, सब जो भी आप फसलें उगा रहे हैं, गेहूं चावल दाल दलिया सब कुछ, ये सब C3 क्रॉप्स है, और इनकी प्रोडक्टिविटी में लगातार गिरावट आ रहा है। मीजोफाइट है, इनको पानी भी ज्यादा चाहिए, ये सब खेती वेती बंद होने वाली, गेहूं चावलों की और करना। C3 की प्रोडक्टिविटी घटने वाली है, कई C3 प्रजातियां तो विलुप्त तक हो जाएंगी जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पाई जाती है, और C4 की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा, CO2 भी ऑप्टिमम में रहेगा, और इस C4 की प्रोडक्टिविटी पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू चेंज द C3 क्रॉप्स इनटू द C4 क्रॉप्स। और C4 क्रॉप का मतलब क्या? C4 होने का मतलब क्या? C4 होने का मतलब है टू मिनिमाइजिंग द ट्रांसपायरेशन एंड टू मैक्सिमाइजिंग द फोटोसिंथेसिस टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी। भाई साहब, ये ग्लोबल वार्मिंग में अगर कोई क्रॉप्स सक्सेसफुल रहेंगी तो वो होंगी जो C4 हैं, अडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, मिनिमाइजिंग द ट्रांसपायरेशन, क्योंकि आप खेत में पानी भरोगे फसल के कम काम आएगा, बर्बाद ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो मिनिमाइजिंग द ट्रांसपायरेशन एंड मैक्सिमाइजिंग द फोटोसिंथेसिस। हाई टेम्परेचर के लिए जिनमें रेसिस्टेंस हो, और इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस काम, ब्रीडिंग प्रायः तो समझ में नहीं बात बोली थी, इस पर काम कर रहे हैं कि जो ड्राउट रेसिस्टेंस का जीन है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस का जीन है, वो लाना चाहते हैं गेहूं में चावलों में, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, ताकि ये जो है आगे हमको खाने को मिलते रहे, और नहीं तो ये सब खत्म होने वाला है। ये कुछ नहीं होने वाला। फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन तो तभी होता है जब अदर फैक्टर्स ऑप्टिमम हो, और ऑप्टिमम होने नहीं है। ठीक है, चलिए भाई साहब, आज के लिए इतना ही, चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया, तो कुछ बचा नहीं, एक कंपनसेशन पॉइंट बताना है, और उसके क्वेश्चन शुरू होगा हमारी क्लास में, ठीक है ना। और वो जो बेसिक फंडामेंटल है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, वो पढ़ गए एक बार वापस, रेस्पिरेशन में काम आएंगे, ठीक है। और अभी इकोलॉजी क्लास है, जिसको समझना है वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वो चल रहा है अभी, तो आ जाना अभी से वगैरह पे।